हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अपना एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में करवा चुके हैं और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी है दिल्ली हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसकी जो मतलब कि दिल्ली हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, वो वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये अपना जो सेमेस्टर फर्स्ट के बीए पॉलिटिकल साइंस के जो अंदर दिल्ली हिस्ट्री वाली बुक है उसकी सेकंड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो दिल्ली की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी कि जो दिल्ली का इतिहास है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने इतिहास के बारे में भी हमने डिटेल में जाना था कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में भी हमने जाना था, प्राचीन काल, मध्यकाल और साथ ही साथ हमने जो आधुनिक काल है उसके बारे में भी जाना था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक या फिर स्टार्टिंग से चलेंगे कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। तो देखो, दिल्ली के अतीत के या फिर दिल्ली के इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत, मतलब अगर हमें दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसकी स्टडी करनी है तो उसके लिए सोर्सेस या जरिए कौन कौन से हैं तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से ही मानव आबादी वाला क्षेत्र या स्थल रहा है। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रागैतिहासिक मतलब होता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक के अंदर क्या होता है कि रिटर्न एविडेंस या फिर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, ठीक है, मतलब इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं थे तो फिर हमें स्रोत कैसे मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें रिटर्न एविडेंस तो हमें मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, कोई भी कागज़ वगैरह ऐसे कुछ मिलेगा ही नहीं प्रमाण। तो हम किसी दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, दिल्ली के इतिहास को जान सकते हैं प्रागैतिहासिक काल वाले समय को। तो दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का स्थल रहा है। तो इतना तो पता लग ही गया कि प्रागैतिहासिक काल जब लिखावट नहीं थी, ठीक है, या फिर लिखित साक्ष्य रिटर्न एविडेंस नहीं थे, तब भी मनुष्य क्या रहते थे, दिल्ली में रहा करते थे, ठीक है। इस समय के पत्थर के औजार दिल्ली में कई स्थानों पर पाए गए हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल के समय रिटर्न एविडेंस तो होते नहीं थे, लेकिन पत्थर के बने हुए उपकरण या फिर स्टोन वगैरह के कह लो, ठीक है, जो भी औजार वगैरह है वो सारे के सारे कहाँ मिले हैं, दिल्ली से मिले हैं। तो दिल्ली के प्रागैतिहासिक काल को जानने का सबसे अच्छा स्रोत पत्थर या फिर पत्थर से बने उपकरण है, ठीक है। तो हम दिल्ली के प्रागैतिहासिक काल को जान सकते हैं किसके थ्रू, स्टोन के थ्रू या फिर जो पत्थर है उनके थ्रू हम जान सकते हैं, या पत्थर से बने जो भी उपकरण है, ठीक है, औजार वगैरह, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली के इतिहास को या प्रागैतिहासिक काल को जान सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा एडवांस में चलते हैं, बोरगढ़ और साथ ही साथ मंडोली। अब ये क्या है, देखो, बोरगढ़ मतलब उत्तरी दिल्ली में नरेला के पास ही आज वर्तमान में स्थित है, ठीक है। नरेला जो है उसके आसपास का जितना भी इलाका है वो बोरगढ़ था पहले। और अगर बात करें दूसरा मंडोली, तो मंडोली पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी के पास है, ठीक है। यह पूर्वी जो दिल्ली है वहाँ पे नंद नगरी नाम की जगह है, वहाँ पे उसके आसपास का जो इलाका है वो मंडोली है। तो आदि में पाए जाने वाले, ठीक है, बोरगढ़ और मंडोली या फिर नरेला के पास या फिर नंद नगरी के पास जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, आसपास का जो पूरा इलाका है वहाँ पे पाए जाने वाले हड़प्पा के अवशेष हमें दिल्ली क्षेत्र में प्रारंभिक आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो कि उसके बाद वाला है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, तो वहाँ की वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो भोरगढ़ और मंडोली से हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में या फिर हड़प्पा से रिलेटेड जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा के जितने भी स्पेस वो जो अवशेष है ना, वो हमें दिल्ली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं या दिल्ली की जो बस्तियां हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब इसमें रिटर्न एविडेंस थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, ये है। परंतु इनमें, ठीक है, परंतु इनसे जो भी हमें भोरगढ़ और मंडोली से जितने भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान नहीं करते। इनसे हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिल पाती है दिल्ली के बारे में। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी जितना भी मैंने अभी आपको बताया। देखो, सबसे पहले हमने बात करी प्रागैतिहासिक काल के बारे में जिसमें रिटर्न एविडेंस नहीं थे, लेकिन हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में पता लगाना है कि उस समय क्या होता था, ठीक है। तो उस समय
अगर हमें पता लगाना है उस समय क्या होता था, तो सबसे बढ़िया तरीका है प्रागैतिहासिक काल के अंदर पत्थर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। पत्थर से बने औजार हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि वहाँ के भवन हो गए, ठीक है, वो भी पत्थर से बने होते थे। तो भवन जो है वो हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और दूसरी और प्रागैतिहासिक काल में दिल्ली के अंतर्गत मानव आबादी थी, ठीक है, मतलब मनुष्य रहा करते थे। दूसरी अगर इसके बाद अगर हम बात करें, देखो पत्थर से बने औजार मिले हैं या फिर पत्थर के उपकरण जो है वो हमारी हेल्प करते हैं प्रागैतिहासिक काल को जानने में। फिर इसके बाद हमने जाना कि भोरगढ़ और मंडोली जो कि नरेला के पास और नंदनगरी के पास स्थित है, ये जो है हड़प्पा के क्षेत्र हैं, ठीक है। इनसे हमें दिल्ली के जो भी क्षेत्र हैं उनके बारे में या फिर जो बस्ती है उनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बहुत ही कम जानकारी हमें इनसे मिलती है। फिर इसके बाद देखो अधिकांश खुदाई वाले स्थलों की विस्तृत और पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। मतलब कि जितने भी जो स्थल है, एरिया है, उनकी अगर खुदाई की बात करें, खुदाई तो की गई है लेकिन उनकी की पूरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित नहीं की गई है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि पुराना किला, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। पुराना किला दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्थल है, ऐसा क्षेत्र है जहां हमें 2500 से अधिक वर्षों के निरंतर इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि 2500 साल पहले के भी हमें अवशेष या फिर जो जानकारी है वो मिल सकती है पुराने किले से। और यहाँ 1955 से लेकर 1970 और उसके बाद 2013 और 14 में खुदाई की गई थी। मतलब पुराने किले के अंदर क्या हुआ, देखो सीधी सी बात ये आती है कि दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए पुराना किला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, प्लेस है, स्थल है। तो दिल्ली के एकमात्र ऐसा स्थल क्या है, पुराना किला है। अब 2500 साल पहले की जो भी इंफॉर्मेशन है या 2500 साल पहले से जो निरंतर चली आ रही इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, पुराने किले से, ठीक है। तो निरंतर इतिहास मतलब कि कंटिन्यूसली जो हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, पुराने किले से। और अगर इसकी खुदाई की बात करें तो पहले की गई थी 1955 से लेकर 70 के बीच में, और दूसरी बार की गई थी 2013 से 14 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी पुराने किले के अंतर्गत। फिर भी पुराने किले की पूर्ण रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है, अप्रकाशित है, मतलब पब्लिश नहीं की गई है पूरी की पूरी रिपोर्ट। अगर वो पूरी रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाए तो हमें थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इतना आपको याद रखना है कि पुराना किला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, दिल्ली का। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये तो हमें स्रोत वगैरह के बारे में बताता है, तो इसमें पूरा अगर निचोड़ बताऊं तो निचोड़ ये है कि पत्थर के थ्रू या पत्थर के बने जो भी उपकरण है वो प्रागैतिहासिक काल को या दिल्ली के प्रागैतिहासिक काल को जानने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक, मतलब दिल्ली के बारे में जानेंगे प्राचीन काल से लेकर जो भी आज का आधुनिक इतिहास चल रहा है, ठीक है, उसके निर्माण तक क्या क्या हुआ था वो जानेंगे। एक इतिहासकार जिनका नाम था उपेंद्र सिंह, ठीक है, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम क्या था, उपेंद्र सिंह था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, प्राचीन दिल्ली। देखो प्राचीन दिल्ली के नाम से ही लिखी थी इन्होंने पुस्तक। अब इन्होंने पत्थर के औजार, ठीक है, पत्थर के औजार और प्राचीन टीले, मिट्टी के बर्तन, स्मारक और साथ ही साथ मूर्ति कला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं के साक्ष्यों को एक साथ जोड़कर अपनी किताब प्राचीन दिल्ली में पाषाण युग से, मतलब पाषाण युग क्या होता है, सबसे पुराना काल जब पत्थरों का यूज़ होता था, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है। पाषाण मतलब होता है पत्थर और युग मतलब होता है समय। तो स्टोन एज मतलब कि पत्थर से बने उपकरणों का जब यूज़ किया जाता था तब से लेकर राजपूतों के समय तक दिल्ली के इतिहास का पता लगाया है, ठीक है। तो अगर हम किसकी बुक पढ़ते हैं, उपेंद्र सिंह की जो लिखी हुई पुस्तक है प्राचीन दिल्ली अगर पढ़ते हैं, ठीक है, प्राचीन दिल्ली जो है पुस्तक का नाम है, जो कि उपेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो इनसे हमें पत्थर से लेकर जो पत्थर वाला काल था, कौन सा, स्टोन एज, जिसको बोलते हैं पाषाण काल, वहाँ पाषाण काल से लेकर राजपूतों के समय तक हमें दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चल सकता है अगर हम प्राचीन दिल्ली वाली पुस्तक पढ़ते हैं जो उपेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद देखो प्राचीन काल में दिल्ली क्षेत्र का प्राकृतिक भूगोल, ठीक है, प्राचीन काल में मतलब कि
एंशियंट टाइम पे क्या होता था, दिल्ली क्षेत्र का जो प्राकृतिक भूगोल है अभी भी अस्पष्ट है, मतलब कि प्राकृतिक भूगोल या फिर जो जियोग्राफी है वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है, साफ साफ नहीं है। लेकिन प्रारंभिक इतिहास काल, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास काल के दो व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ की सहायता से हम कह सकते हैं कि दिल्ली क्षेत्र की बस्तियां उत्तर भारत की या अन्य प्राचीन बस्तियां जैसे कि मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी और श्रावस्ती और कौशाम्बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राचीन बस्तियां दिल्ली की, दिल्ली की कह रहा हूँ, मतलब कि भारत की, ठीक है, भारत की क्या है, ये प्राचीन बस्तियां हैं। मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया, वाराणसी हो गया, श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी, ये आपको याद रखना है। दिल्ली के अलावा और भी कई प्राचीन बस्तियाँ थी भारत के अंतर्गत जो उत्तर की ओर थी, ठीक है, जिसका नाम मैंने अभी बताया। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। यमुना नदी के रूप में पानी की आसान पहुँच थी और साथ ही साथ पुराने व्यापारिक मार्ग पर शहर की सामरिक स्थिति ने दिल्ली की बस्तियों को फलने फूलने में मदद की थी। तो अभी देखो यमुना के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको दोबारा से अभी अलग से एक टॉपिक आएगा, जो अगला ही टॉपिक है अपना, उसमें बताऊंगा। तो देखो जो भी हमने टॉपिक अभी पढ़ा है उसमें आपको क्या याद रखना है, इसका निचोड़ मैं बता देता हूँ दोबारा से। जो हमने दिल्ली के प्राचीन काल से लेकर जो आधुनिक काल है, ठीक है, वहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। तो देखो सबसे पहली बात, उपेंद्र सिंह जो थे इतिहासकार थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्राचीन दिल्ली, ठीक है। प्राचीन दिल्ली से हमें जो भी पाषाण युग है, स्टोन एज है, वहाँ से लेकर हमें राजपूतों के समय तक की दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। और इससे हमें मतलब कि अगर हम बात करें कि जो भारत है, भारत के अंतर्गत दिल्ली को छोड़कर कई अन्य बस्तियां भी थी जो पुरानी थी, जैसे कि मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इस टॉपिक के अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाने वाली सबसे पुरानी बस्ती, हस्तिनापुर, पानीपत, तिलपत। तो देखते हैं और समझते हैं। पहले हम जानेंगे यमुना नदी का इतिहास। तो देखो यमुना नदी ना प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली जो है रिवर रही है। तो देखो दिल्ली के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए, ठीक है, दिल्ली का जो प्राचीन इतिहास है या फिर अतीत है उसके स्टडी करने के लिए यमुना नदी या फिर जो यमुना रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है इसका बहुत ज़्यादा। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के प्राचीन इतिहास को अगर हमें जानना है, उसकी स्टडी करनी है, तो सबसे पहली बात यमुना नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है वो देखो, यमुना नदी को आगे पलायन करने वाली नदी या फिर मनमोजी नदी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, आगे पलायन करने वाली या फिर मनमोजी नदी, इसके दो नाम और आ गए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये नदी कभी सरस्वती में बहती थी। पहले ये नदी कहाँ बहती थी, सरस्वती में बहती थी। बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे परिवर्तन आ गए जिसके कारण ये सरस्वती को छोड़कर पूरब की ओर बहने लगी, अंत में ये गंगा में मिल गई थी। तो इतना आपको याद रखना है। यमुना नदी का इतिहास ये है कि सबसे, अगर दिल्ली के इतिहास को जानना है यमुना नदी के बारे में पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। यमुना नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी बात अगर हम करें कि यमुना नदी पहले क्या करती थी, कहीं और बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी, उसकी ओर बहती थी। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसके वजह से ये क्या हो गई, सरस्वती को छोड़कर कहीं और बहने लगी, पूरब की ओर बहने लगी, और अंत में ये कहाँ मिल गई, गंगा नदी में मिल गई, ठीक है। और इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, लगभग 4000 साल पहले यमुना पूरब की ओर बहने लगी क्योंकि यह पहाड़ियों से होकर दिल्ली के दक्षिण में बहती थी। अब देखो इसके बाद है दिल्ली का प्रथम शहर। दिल्ली का प्रथम शहर कौन सा था, ठीक है, और इसकी स्थापना या फिर इसको किसने बसाया था, अब इसके और अन्य नाम क्या है वो हम जानेंगे। तो देखो दिल्ली का सबसे प्रथम शहर इंद्रप्रस्थ माना जाता है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है ये महाभारत काल के समय बनाया गया था और यह पांडव नरेश, ठीक है, युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था। इसकी स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। जैसा कि आप सबको पता होगी महाभारत के समय जो पांडव थे, ठीक है, उनमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, उनके द्वारा बसाया गया था दिल्ली का प्रथम शहर जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का दूसरा नाम क्या है, तो देखो अन्य नाम भी है इसके पहला नाम देख सकते हैं हम शाकप्रस्थ, फिर ये शकरपुरी में चेंज हुआ, फिर ये खांडवप्रस्थ में चेंज हुआ, फिर अंत में जाके ये इंद्रप्रस्थ बन गया। तो इतना आपको याद रखना है। और इंद्रप्रस्थ वही इलाका है जो दिल्ली के अंतर्गत है, ठीक है। दिल्ली का सबसे प्रथम शहर यही है। अब देखो बौद्ध ग्रंथों का सहारा,
ठीक है। बौद्ध ग्रंथों का सहारा, अगर बौद्ध ग्रंथ अगर हम सहारा लेते हैं उसका, तो दिल्ली के इतिहास को कैसे पता लगा सकते हैं, बौद्ध ग्रंथों के थ्रू दिल्ली के इतिहास को कैसे पता लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, पाली भाषा की अगर हम देखें, पाली भाषा के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख इंडपट या फिर इंडपट्टन के रूप में किया गया है, जहाँ इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की जो या कुरु साम्राज्य है उसकी राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ को। और जिसको अगर बौद्ध ग्रंथ में देखें तो इंडपट या फिर इंडपट्टन के रूप में वर्णित किया गया है। इंद्रप्रस्थ का बदला हुआ रूप पुरानी दिल्ली है, जो पुराना किला ही है जो दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है बाद में बदल कर क्या बन गया, पुराना किला बन चुका है। 1954 से लेकर 55 के बीच में अगर हम बात करें तो इसके सर्वेक्षण में चमकीले मृदभांड मतलब मिट्टी के बने बर्तन के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मौर्यकालीन बस्तियों की मूर्तियाँ, नालियाँ, ईंटें, सिक्के, तांबे आदि, तो इन सब की जानकारी या फिर साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं जो मौर्यकालीन बस्तियों के थे। अब देखो, इतिहासकार जो उपेंद्र सिंह है उनका क्या कहना है, तो इतिहासकार उपेंद्र सिंह का कहना है कि पुराना किला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे वह इंद्रप्रस्थ का प्रतिनिधित्व करता हो या ना करता हो, लेकिन पुराना किला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है पूरे दिल्ली के लिए, ठीक है। और अगर हमें दिल्ली के इतिहास को जानना है तो उनके अनुसार ये संभव है कि टॉलमी के भूगोल में उल्लिखित शब्द इंदबारा संभवतः प्राकृत रूप में अगर इंडबट्टा गए वो भी वहाँ से लिया गया, और जिसका अभिप्राय दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से था या शायद इंद्रप्रस्थ से था, ठीक है। टॉलमी के जो भूगोल है उसमें उन्होंने क्या है, एक शब्द लिखा है इंदबारा, तो मानना है कि ये जो इंदबारा शब्द है ये होगा दिल्ली के आसपास का एरिया या फिर इंद्रप्रस्थ ही होगा, ठीक है। तो ये सब था अपना दिल्ली के इतिहास के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।